अस्सलाम वालेकुम। आज हम अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन के फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स, इंडिकेशंस, डेंजर्स और काउंटर इंडिकेशंस को स्टडी करेंगे। सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स। फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स के अंदर हमारे पास दो तरह के इफ़ेक्ट्स आते हैं, एक्यूट इफ़ेक्ट्स और क्रोनिक इफ़ेक्ट्स। सबसे पहले हम देखेंगे एक्यूट इफ़ेक्ट्स। एक्यूट इफ़ेक्ट्स में हमारे पास आ जाता है इरिथमा, पिगमेंटेशन, इंक्रीज स्किन ग्रोथ, विटामिन डी प्रोडक्शन, इसोफाइलेक्टिक इफ़ेक्ट, इम्यूनोसप्रेसिव इफ़ेक्ट और इफ़ेक्ट्स ऑन आई। सबसे पहले हम देखते हैं कि स्किन के ऊपर क्या इफ़ेक्ट आते हैं। जब हम अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को स्किन के ऊपर अप्लाई करते हैं, वो स्किन के अंदर एब्जॉर्ब होती हैं, तो या तो वो वहाँ पे रिएक्शन कॉज करेंगी या फिर कोई बेनिफिशियल इफेक्ट देंगी। मींस कि यूवीआर रेडिएशन स्किन के अंदर एब्जॉर्ब होकर पॉजिटिव इफेक्ट भी दे सकती हैं और नेगेटिव इफेक्ट्स भी दे सकती हैं। स्किन की हमारे पास दो लेयर्स होती हैं, एपिडर्मस और डर्मस। एपिडर्मस को हमने फर्दर 5 लेयर्स में डिवाइड किया हुआ है और दो कैटेगरीज में किया हुआ है, सुपरफिशियल में और डीप लेयर्स में। हमने देखा कि जब सर्दियों वगैरह में हमारी जो सुपरफिशियल स्किन है वो पील ऑफ होना शुरू हो जाती है, वहाँ से उतरना शुरू हो जाती है। उस केस में हमारी जो है डीप एपिडर्मस वहाँ पे सुपरफिशियल लेयर का काम करती है और वहाँ पे न्यू सेल्स की प्रोडक्शन करवाती है, ठीक है। और डीप एपिडर्मस के अंदर ही हमारे पास पिगमेंट मौजूद होता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है इरिथमा। इरिथमा हमने पहले भी पढ़ा कि जब हम अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को अप्लाई करते हैं तो उनका वहाँ पे इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन होता है। इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन की वजह से अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस अप्लाई करने के 6 से 8 घंटे के अंदर अंदर वहाँ पे स्किन रेड होना शुरू हो जाती है। इसे हम इरिथमा बोलते हैं। इरिथमा में हमारे पास होता क्या है कि वहाँ पे जो है हिस्टामीन लाइक सब्सटेंसेस जो हैं उनका रिलीज़ ज़्यादा होता है, ठीक है। कैपिलरीज और आर्टरियोल्स की वैसोडाइलेशन होगी और जो एक्सोडेशन ऑफ फ्लूइड है वो स्किन की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है पिगमेंटेशन। पिगमेंटेशन को हम टैनिंग ऑफ स्किन भी कहते हैं, ठीक है। इरिथमा की वजह से जो है पिगमेंटेशन या फिर स्किन की टैनिंग वहाँ पे स्टार्ट हो जाती है। पिगमेंटेशन की जो अमाउंट है वो इरिथमा की इंटेंसिटी पे डिपेंड करती है। जितना ज़्यादा इरिथमा होगा उतनी ही ज़्यादा वहाँ पे पिगमेंटेशन या टैनिंग होगी स्किन की, क्योंकि जितनी हम रेज़ अप्लाई करेंगे, जितनी रेज़ बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होंगी उतनी ज़्यादा पिगमेंटेशन होगी। जैसे कि कुछ लोगों का कलर अगर फेयर कलर है उनका, तो उनकी जो स्किन है वो पिगमेंटेशन की वजह से डार्क ब्राउन होना शुरू हो जाती है। हमारी जो बेसल सेल लेयर होती है उसके अंदर मेलानोब्लास्ट मौजूद होते हैं जो वहाँ पे मेलानिन की प्रोडक्शन कर रहे होते हैं। मेलानिन पिगमेंट है जो ब्लैकनिंग में रोल प्ले कर रहा होता है, स्किन की ब्लैकनिंग में, ठीक है। वो वहाँ से जो मेलानिन पिगमेंट है वो माइग्रेट करके एपिडर्मस की सुपरफिशियल लेयर्स के अंदर आ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आ जाता है थिकनिंग ऑफ एपिडर्मस। बेसल लेयर जो होती है एपिडर्मस की, उसकी सडन ओवर एक्टिविटी की वजह से वहाँ पे थिकनिंग ज़्यादा हो जाती है। जो नॉर्मल थिकनेस होती है हमारी एपिडर्मस लेयर की, उससे 3 गुना ज़्यादा उसकी थिकनेस बढ़ जाती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है डीस्क्वेमेशन। डीस्क्वेमेशन में हमारे पास क्या होता है कि जब जो स्किन है या जो सेल्स हैं वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की वजह से डिस्ट्रॉय होते हैं तो वहाँ से उनकी कास्टिंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। जो हमारे पास डिस्क्वेमेशन या पीलिंग है स्किन की, वो भी इरिथमा की इंटेंसिटी पे डिपेंड करती है। जितनी ज़्यादा रेज एब्जॉर्ब होंगी उतनी ही ज़्यादा स्किन पील ऑफ होगी, ठीक है। नॉर्मली हमारे पास क्या होता है कि जब हम अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को अप्लाई करते हैं तो जो हमारी डर्मस और एपिडर्मस लेयर होती है वो एज अ रेजिस्टेंस एक्ट करती है और उनकी हार्मफुल रेडिएशंस को बॉडी के अंदर डीप पेनिट्रेट होने नहीं देती। लेकिन इन केस जब डिस्क्वेमेशन हुई हुई है तो रेजिस्टेंस कम हो जाती है और जो हमारे पास अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हैं वो डीप पेनिट्रेट कर जाती हैं बॉडी के अंदर और स्किन के अंदर जाके वो वहाँ पे स्किन कैंसर कॉज कर सकती हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है प्रोडक्शन ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी की प्रोडक्शन जो है वो भी अल्ट्रावायलेट रेज से होती है, ठीक है। विटामिन डी का फंक्शन क्या है कि ये हमारे गट या इंटेस्टाइन से कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन करवाता है, ठीक है। और बोन्स और टीथ की फार्मेशन में इसका रोल होता है। जैसे स्किन के अंदर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन एब्जॉर्ब होंगी, स्किन के अंदर प्रिकर्सर्स मौजूद होते हैं 7 डिहाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। ये कन्वर्ट हो जाता है विटामिन डी के अंदर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के एब्जॉर्ब होने की वजह से। इससे विटामिन डी की प्रोडक्शन होगी तो ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस भी कम हो जाएंगे और फ्रैक्चर वगैरह के चांसेस भी कम हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इफ़ेक्ट ऑन आइज़। इसमें हमारे पास क्या होता है, अगर हम अल्ट्रावायलेट रेज की स्ट्रॉन्ग डोज अप्लाई कर देते हैं आइज़ को तो हमारी आंखों में इरिटेशन और वाटरिंग, पानी निकलने लग सकते हैं या फिर वहाँ पे ख़ारिश वगैरह हो सकती है। अगर हम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन बी और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन सी की स्ट्रॉन्ग डोज अप्लाई कर देते हैं आइज़ के अंदर तो वहाँ पे कंजक्टिवाइटिस हो सकता है और स्लो ब्लाइंडनेस हो सकती है।
नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स में ही लॉन्ग टर्म या क्रोनिक इफ़ेक्ट्स। ठीक है, इसमें दो तरह के इफ़ेक्ट्स आ जाते हैं, एजिंग और कार्सिनोजेनेसिस। एजिंग में हमारे पास क्या होता है कि अगर ज़्यादा देर तक अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के साथ एक्सपोजर रहे तो स्किन की प्री मैच्योर एजिंग स्टार्ट हो सकती है। ठीक है, नॉर्मल प्रोसेस जो हमारे पास एजिंग का चल रहा होता है वो फास्ट हो जाता है। ठीक है, एपिडर्मिस की थिनिंग हो जाती है, एपिडर्मल रिजेस ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं, स्किन की ड्राइनेस शुरू हो जाती है, लॉस ऑफ मेलानोसाइट्स शुरू हो जाता है जिसकी वजह से पिगमेंटेशन होती है। ठीक है, डर्मल कनेक्टिव टिश्यू वहाँ पे उनकी कमी शुरू हो जाती है जिसकी वजह से स्किन में रिंकल्स पड़ना शुरू हो जाते हैं। फेयर स्किन जो है वो ज़्यादा मतलब उस पर रिस्क होते हैं कि उसमें ज़्यादा जल्दी एजिंग होती है एज़ कम्पेयर टू डार्क स्किन। और जो पर्सन सन बाथ ले रहे होते हैं उनको भी केयरफुल रहना चाहिए क्योंकि अल्ट्रावायलेट की हार्मफुल रेडिएशंस उनकी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होकर हार्मफुल इफ़ेक्ट्स दे सकती हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कार्सिनोजेनेसिस। कार्सिनोजेनेसिस में हमारे पास क्या होता है कि जो सन है उसे हम यूनिवर्सल कार्सिनोजिन भी कहते हैं। ठीक है, अगर हम ज़्यादा एक्सपोजर लेंगे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन बी का और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन सी का तो उसकी वजह से जो है हमारे डीएनए इफ़ेक्ट होता है, सेल की रेप्लिकेशन इफ़ेक्ट होती है, नॉर्मल सेल ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है और कैंसर फार्मेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है। कार्सिनोजेनेसिस भी किस पर डिपेंड कर रही होती है कि वेवलेंथ पर डिपेंड कर रही होती है, कौन सी वेवलेंथ की अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हमारी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो रही हैं और कितनी अमाउंट में एब्जॉर्ब हो रही हैं। ठीक है, अगर पेशेंट जो है वो प्रोलॉन्ग एक्सपोजर ले रहा है अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस का तो उसके कैंसर के उसको चांसेस ज़्यादा होते हैं, इसलिए हमने प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर को अवॉइड करना है और जो हमारा ट्रीटमेंट है वो 4 वीक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस के इंडिकेशंस के हम कहाँ कहाँ इसको यूज़ कर सकते हैं। वाउंड्स पे यूज़ कर सकते हैं, एक्नी वल्गैरिस पे यूज़ कर सकते हैं, प्रेशर सोर्स पे यूज़ कर सकते हैं, सोरियासिस पे यूज़ कर सकते हैं, एलोपेसिया पे यूज़ कर सकते हैं, रिकेट्स पे, काउंटर इरिटेशन इफेक्ट देखेंगे और लास्ट में हम साइकोलॉजिकल इफेक्ट देखेंगे। वाउंड्स हमारे पास सबसे पहले हम देखते हैं, वाउंड्स हमारे पास दो तरह के होते हैं, इन्फेक्टेड वाउंड्स और नॉन इन्फेक्टेड वाउंड्स। ठीक है, इन्फेक्टेड वाउंड्स जो है वो हमारे पास बैक्टीरिया की वजह से हो रहे होते हैं तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस क्या करेंगे कि ये यहाँ पे बैक्टीरिया को किल करेंगी। ठीक है, डेड मटेरियल को रिमूव करेंगे। डेड मटेरियल को रिमूव किस तरह करेंगे कि जब हम अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे ब्लड सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी, ब्लड सप्लाई ज़्यादा होगी, वाज़ोडाइलेशन की वजह से ब्लड सप्लाई ज़्यादा होगी, वहाँ पर फ्रेश ब्लड आएगा, फ्रेश ब्लड वहाँ से डेड मटेरियल को रिमूव करके ले जाएगा अपने साथ, रिपेयर का प्रोसेस इंक्रीज़ होगा और हीलिंग इंक्रीज़ होगी। अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस बी को हम यूज़ कर सकते हैं क्रोमियर लैंप के थ्रू। ठीक है, और इसी कौन सी डोज यूज़ करनी है, E3 और E4 फॉर इन्फेक्टेड वाउंड्स। नॉन इन्फेक्टेड वाउंड्स में क्या होगा, हमारे पास टिश्यू की ग्रोथ इंक्रीज़ होगी। ठीक है, वही रिपेयर होगा और हीलिंग फास्ट हो जाएगी। नॉन इन्फेक्टेड वाउंड्स के लिए हम अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस ए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और इसको हम यूज़ करते हैं फ़िल्टर के साथ। फ़िल्टर हमारे पास एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो हार्मफुल रेडिएशंस को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, उनको बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होने नहीं देता। जैसे हमने क्रोमियर लैब में पढ़ा था कि उसमें वाटर होता है, वो इंफ्रारेड हार्मफुल रेडिएशंस को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है एक्नी वल्गैरिस। एक्नी वल्गैरिस हमारे पास एक क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है स्किन की, इसमें बॉडी के ऊपर पस्चल्स और पेप्यूल्स वगैरह बन जाते हैं, पस फील्ड होते हैं। वो करते क्या है कि हेयर फॉलिकल्स को ब्लॉक कर देते हैं और ज़्यादातर ये बनते हैं फेस पे, बैक पे और चेस्ट वगैरह पे। इसमें हमारे पास होता क्या है, एक्नी वल्गैरिस में हम E2 डोज देते हैं, उससे हमारे पास क्या होगा कि जो वहाँ पे एरिथमा होगा, एरिथमा क्या करेगा, वहाँ पे स्किन की जो है के ऊपर ब्लड फ्लो जो है वो इंक्रीज़ होगा। ठीक है, वहाँ से वो जो पस वगैरह पड़ी हुई है उसको वहाँ से रिमूव करके ले जाएगा। ठीक है, डेड मटेरियल को रिमूव कर देगा। इसी तरह डिस्कोमेशन भी जो है वो वहाँ से डेड स्किन सेल्स को रिमूव कर देगा। इसमें हमारे पास होता क्या है कि नॉर्मली क्या होता है कि कुछ वक्फे के बाद जो है वो एक्नी अपीयर हो रही होती है बॉडी के ऊपर। ठीक है, लेकिन जब हम अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को अप्लाई करते हैं तो एक ही वक्त में सारी जो एक्नी है ना वो अपीयर हो जाती है। ठीक है, बॉडी के ऊपर। यही उन्होंने बताया कि जो तमाम लीयंस हैं स्किन में वो एक ही वक्त में जो है वो अपीयर हो जाएंगे। ठीक है, और ये कंडीशन जो है वो फ्यू वीक्स के अंदर ठीक हो जाएगी जब हम अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस अप्लाई करेंगे। लेकिन नॉर्मल केस में क्या हो रहा होता है एक्नी के कि कुछ एक्नी डिवेलप हो रही होती है और कुछ ठीक हो रही होती है। ठीक है, कुछ ठीक होती है, कुछ और डिवेलप हो जाती है, इस तरह चलता रहता है। लेकिन जब हम UVR अप्लाई करते हैं तो एक ही वक्त में सारे लीयंस अपीयर होते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता सेटल डाउन हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं प्रेशर सोर्स।
प्रेशर सोर हमारे पास बेडरिडन पेशेंट्स के अंदर होता है और ये बनता क्यों है? जब पेशेंट जो है वो मूव नहीं करता, वो हर वक्त लेटा रहता है, ठीक है, तो उसके उस पार्ट की तरफ जो है वो ब्लड सप्लाई कम हो जाती है। ब्लड सप्लाई कम होगी तो वहाँ पे ब्लड वेसल्स कोलैप्स होना शुरू हो जाती हैं। कभी कभी हमारे पास जो प्रेशर सोर होते हैं ना, वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से भी बन रहे होते हैं। तो जब हम वहाँ पे अप्लाई करेंगे, ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को, तो वहाँ पे मौजूद बैक्टीरिया किल होंगे, ठीक है, और वहाँ पे जो है ग्रोथ प्रमोट होगी। यूज़ टू ट्रीट प्रेशर सोर, ठीक है, जैसे कि वहाँ उसमें भी हमने पढ़ा था कि प्रेशर सोर्स को ये ट्रीट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है सोरियोसिस। सोरियोसिस हमारे पास क्या होता है कि लोकलाइज पैचेस बन जाते हैं स्किन के ऊपर। 2% पॉपुलेशन को इफ़ेक्ट करता है सोरियोसिस, ठीक है। ये एक ऑटोइम्यून डिजीज़ है और इसमें जो है सेल की जो है वो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है, अनकंट्रोल्ड स्किन ग्रोथ, ठीक है। इसमें हमारे पास होता है कि थिक पिंक और रेड प्लैक्स बन जाते हैं बॉडी के ऊपर और सिल्वर स्केल्स हैं जिनको कवर किया होता है, ठीक है। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ट्रीटमेंट का क्या पर्पस होगा कि वो प्रोलिफरेशन को कम करेंगे और डीएनए की सिंथेसिस को कम कर देंगे, ठीक है। ट्रीटमेंट हम किस किस तरीके से दे सकते हैं? पवा से दे सकते हैं, लीड्स रेजिमेन से दे सकते हैं और गोकर मैन रेजिमेन से दे सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इन तीनों से हम बारी बारी किस तरह देते हैं। जो सबसे पहला हमारे पास है गोकर मैन रेजिमेन। इसमें हम कोलतार अप्लाई करते हैं एक दिन में 2 से 3 दफ़ा, ठीक है। और रेडिएशन कौन सी यूज़ करेंगे? अल्ट्रावायलेट रेडिएशन बी, और सब अरिथमल डोज यूज़ करेंगे E1। सब अरिथमल डोज हमारे पास अब क्या होती है? फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास जो अरिथमा 1 है वो अपीयर हो रहा था 100 सेकंड्स के बाद। 100 सेकंड्स तक हमने फॉर एग्ज़ाम्पल 10 जॉल्स अप्लाई की अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, तो हमारे पास अरिथमा 1 अपीयर हो रहा था। अब अरिथमा 1 अपीयर होने से कुछ देर पहले फॉर एग्ज़ाम्पल 80 सेकंड के लिए हम अप्लाई करते हैं अब 10 जॉल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, तो ये हमारे पास सब अरिथमल लेवल होगा, ठीक है। मतलब हम थ्रेशोल्ड कम कर देते हैं कि अरिथमा लेवल से पहले। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है लीड्स और इनग्राम रेजिमेन। इसमें हम क्या होता है कि अगर पेशेंट की स्किन हाइपर सेंसिटिव है या उसको सेंसिटिविटी हो रही है तो हम क्या करेंगे कि मतलब उसको सेंसिटिविटी किस चीज़ से हो रही है? कोलतार जो हमने अप्लाई किया है, तो हम क्या करेंगे कि ट्रीटमेंट से पहले एक क्रीम है हमारे पास डाइस्ट्रेनोल क्रीम, वो अप्लाई कर देंगे, ठीक है, जो सोरियोटिक लेयर्स बने हुए हैं उनके ऊपर। जो क्या उस क्रीम का क्या फंक्शन है कि ये इनहिबिट कर देगा डीएनए की सिंथेसिस को। नेक्स्ट डे हम क्या करेंगे कि क्रीम को क्लीन करेंगे और वहाँ पे अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को अप्लाई कर लेंगे। इसी तरह हम रोज़ करेंगे, क्रीम लगाएंगे, उसको रिमूव कर लेंगे, अगले दिन अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को अप्लाई कर देंगे। सब अरिथमल डोज E1 हम देते हैं इसमें भी पेशेंट को, ठीक है। किसके थ्रू दे सकते हैं? थायरकेटिन टनल के थ्रू दे सकते हैं या फिर 100 सेंटीमीटर पे एयर कूल लैम्प के थ्रू दे सकते हैं। डोज को हम डेली देंगे और डेली हम डोज को इंक्रीज़ करते जाएंगे 12.5%। मीन्स अगर हमने पेशेंट को फर्स्ट डे 60 जॉल्स की रेडिएशंस दी थी तो हम नेक्स्ट डे उसका 12.5% इंक्रीज़ कर देंगे, फॉर एग्जांपल 67 देंगे, नेक्स्ट डे इसका 12.5% इंक्रीज़ कर देंगे। इससे हम रोज़ इंक्रीज़ करते जाएंगे। नेक्स्ट वो बता रहे हैं कि जो पवा है इसमें हमने पहले पढ़ा हुआ है कि इसमें हम सोरालिन ड्रग यूज़ करते हैं, ठीक है, फोटो एक्टिव ड्रग होती है। सोरियोसिस को हम अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस बी के साथ ट्रीट कर सकते हैं। ये क्या करेगा? डीएनए की सिंथेसिस को कम कर देगा, वहाँ पे सेल रेप्लिकेशन को भी कम कर देगा। उसके बाद है कि हमने लॉन्ग टर्म यूज़ इसका नहीं करना क्योंकि ये वहाँ पे स्किन डैमेज कॉज कर सकता है और वहाँ पे स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा जनरेट कर सकता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एलोपेसिया। ये हमारे पास क्या होता है? जो हमारे पास हेयर्स है ना उनकी प्रीमेच्योर फॉलिंग शुरू हो जाती है जिसकी वजह से बाल्डनेस होने लग जाती है, ठीक है। हेयर फॉल हमारे पास पैचेस की सूरत में होना शुरू हो जाती है। इसमें भी हम सब अरिथमल डोज देते हैं E1, ठीक है, 10 मिनट्स के लिए डेली। इंडिविजुअल पैचेस को भी ट्रीट किया जा सकता है E2 और E3 डोज पे, ठीक है। क्रोमियर्स लैम्प यूज़ करते हुए हम दिन में 2 बार E2 और E3 जो है वो डोजेस दे सकते हैं इंडिविजुअल पैचेस के लिए। नेक्स्ट हमारे पास आता है रिकेट्सी। हमने पहले ही पढ़ा कि विटामिन डी की प्रोडक्शन करवाता है हमारे पास अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। ये वो सारा वही बताया हुआ है कि प्रिकर्सर होते हैं स्किन के अंदर 7D हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल, वो विटामिन डी में कन्वर्ट हो जाते हैं जब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन स्किन के अंदर एब्जॉर्ब होती हैं, ठीक है। ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस कम होते हैं, फ्रैक्चर के कम होते हैं,
विटामिन डी का फंक्शन क्या है कि एब्जॉर्प्शन करवाता है कैल्शियम की, ठीक है, और बोन्स और टीथ की फॉर्मेशन में इसका रोल होता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है काउंटर इरिटेशन इफेक्ट। काउंटर इरिटेशन इफेक्ट हमने वो इंफ्रारेड रेडिएशन में भी मैंने आपको बताया था कि ये क्या होता है, काफ़ी डिटेल में बताया था। यहाँ मैं जस्ट इसका ओवरव्यू दूंगी कि काउंटर इरिटेशन इफेक्ट क्या होता है। इसमें हमारे पास वही था कि जो पेन है वो पेन गेट कंट्रोल थ्योरी के थ्रू कंट्रोल हो रही होती है। इसमें हम जो है एक एक्स्ट्रा स्टिमुलस जनरेट करते हैं जो क्या करता है, ओवरलैप कर देता है ओरिजिनल पेन के स्टिमुलस को, और ओरिजिनल पेन के स्टिमुलस से पहले जो है वो स्पाइनल कॉर्ड को क्रॉस करके ब्रेन तक पहुंच जाता है और वहाँ पे जाके ओरिजिनल पेन के स्टिमुलस को मास्क कर देता है। इसमें हम क्या करते हैं कि जो E3 और E4 डोज अप्लाई करते हैं, ठीक है, और उस एरिया के ऊपर, और उसको कवर कर देते हैं ड्राई ड्रेसिंग से, ठीक है। यही उन्होंने बताया हुआ कि जब हम वहाँ पे ओरिजिनल स्टिमुलस को मास्क करके जो हमने अपना स्टिमुलस जनरेट किया वो जाएगा वहाँ पे, तो वहाँ पे इरिथमा कोज करेगा जिसकी वजह से सुपरफिशियल पेन होगी, ठीक है। वो सुपरफिशियल पेन जो डीप पेन हो रही होती है उसको मास्क कर देती है। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट है कि साइकोलॉजिकल इफेक्ट आता है, ठीक है, बहुत अच्छा इफेक्ट आता है यूवीआर थेरेपी का, पेशेंट मेंटली रिलैक्स फील करता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के डेंजर्स। दो डेंजर्स होते हैं हमारे पास आइज़ के ऊपर ओवरडोज। आइज़ पे हम पहले पढ़ चुके हैं कि डायरेक्ट एक्सपोजर नहीं होने देना हमने आइज़ के साथ। फिजियोथेरेपिस्ट ने गोगल्स वगैरह वेयर कर लेने क्योंकि कंजक्टिवाइटिस हो सकता है, ठीक है, वहाँ पे। इसमें हमारे पास क्या होता है कि जो हमारे पास UVB और UVC रेडिएशंस होती हैं वो कॉर्निया एब्जॉर्ब कर लेता है और जो UVA है वो लेंस एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, और इसकी वजह से वहाँ पे कैटरैक्ट फॉर्मेशन के चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं। ओवरडोज क्यों हो सकता है, टू लॉन्ग एक्सपोजर कर दिया, अगर हमने बहुत ज़्यादा देर के लिए अल्ट्रावायलेट रेडिएशन अप्लाई कर दी हैं तो भी वो वहाँ पे हार्म कॉज कर सकती हैं, ठीक है, इसलिए एक प्रॉपर टाइम के लिए हमने वहाँ पे अप्लाई करनी है। नेक्स्ट फैक्टर हमारे पास आता है मूविंग लैम्प क्लोजर टू पेशेंट। इसमें हमारे पास क्या होता है कि अगर हमने लैम्प क्लोज कर दिया तो जो लार्ज वेवलेंथ की रेज है वो पेशेंट की बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो सकती है। इसलिए हमने पेशेंट को कहना है कि वो ट्रीटमेंट के दौरान बिल्कुल भी मूव ना करे, और जो थेरापिस्ट है वो इनवर्स स्क्वायर लॉ के ज़रिए खुद डिस्टेंस कैलकुलेट करेगा कि कितने डिस्टेंस पे उसने लैम्प को रखना है पेशेंट से। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है चेंजिंग द लैम्प। इसमें थेरेपिस्ट ने क्या करना है, जो E1 है ना उसको केयरफुली कैलकुलेट करना है, जो मैंने पहले कैलकुलेट करने का तरीका बताया, ठीक है। और नेक्स्ट है यूज़ ऑफ सेंसिटाइजर्स। इसमें हम क्या होता है कि सेंसिटाइजर्स हमने केयरफुली यूज़ करने ताकि कोई उनका हार्मफुल इफेक्ट ना आए। लास्ट में हमारे पास आ जाती है काउंटर इंडिकेशंस। काउंटर इंडिकेशंस में सबसे पहले हमारे पास एक्यूट स्किन इन्फेक्शन अगर कोई हुआ हुआ है तो हम यूज़ नहीं करेंगे। एक्यूट एक्जिमा है, डर्माटाइटिस है, हर्ब सिम्प्लेक्स है, या फिर ल्यूपस इरिथमेटोसिस है, कोई भी इनमें से स्किन कंडीशन है तो हम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को अप्लाई नहीं करेंगे। अगर कोई पेशेंट जो है वो हाइपर सेंसिटिव है सनलाइट को तो भी हम यूज़ नहीं करेंगे। अगर किसी पेशेंट की डीप एक्सरे या कोबाल्ट थेरेपी हुई हुई है तो भी हम वहाँ पे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को अप्लाई नहीं करेंगे। लास्ट पॉइंट हमारे पास आता है स्किन ग्राफ्टिंग। अगर किसी पेशेंट की रीसेंट स्किन ग्राफ्टिंग हुई है तो वहाँ पे भी हमने अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को अप्लाई नहीं करना।